मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचियाँ। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रस्तावना उद्देशिका और उसके बाद पढ़े थे हम लोग विशेषता, संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता में हम लोगों ने कुछ 8-9 पॉइंट कवर किए थे, जिसमें से राज्य के नीति नियम तत्व, मूल अधिकार, संविधान लिखित संविधान का विवरण दिया था, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट थे जो परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। फिर उसके बाद संविधान कितना बड़ा है, यानी विस्तृत संविधान के बारे में डिस्कस किए थे, कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग थे, कितने और अनुसूचियाँ थीं। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद उसकी नागरिकता के बारे में बात किए थे। इस तरह हम लोग करके कुछ 9-10 पॉइंट कवर किए थे। ठीक। अब संविधान की विशेषता पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अब कवर करेंगे अनुसूचियाँ। दोस्तों अनुसूचियाँ जो हैं वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर एग्ज़ाम में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वो सारी परीक्षाओं में अगर जीएस से रिलेटेड परीक्षा है तो उसमें ये आपकी अनुसूचियों से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं और मिनिमम से 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसी से आएगा, इससे हट के कहीं से भी नहीं आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। काफ़ी मैंने पढ़ने के बाद और समझने के बाद मैंने इसको एक समराइज रूप में इसको लेके आया है। ठीक। क्वेश्चन आएंगे इसी भाग में, बस इसका पूछने का तरीका कुछ आपका चेंज हो सकता है। परीक्षाओं में एग्जाम कुछ अलग ढंग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आंसर सब इसी से रिलेटेड रहेंगे, सब इसी से ही रहेंगे। ठीक है। फिर दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अनुसूचियाँ। देखिए अनुसूचियाँ जो हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। ये पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मूल रूप से मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो सीधा आंसर है 8 अनुसूचियाँ। उसमें ऑप्शन दिएंगे, आपको विकल्प चुनना रहेगा। ठीक है। 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में अनुसूचियाँ हैं 12। कितनी है? 12। अब 12 अनुसूचियाँ हैं तो कितनी अनुसूचियाँ जोड़ी गई? 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई जो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, किस सन में जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए फिर इस संविधान संशोधन में आपसे हम बेसिक जानकारी कर लें कि कितनी अनुसूचियां हैं? 12 वर्तमान में। ठीक। मूल रूप से 8 अनुसूचियां। आते हैं पहली अनुसूची में। ठीक है। आते हैं पहली अनुसूची में। अब पहली अनुसूची में क्या था? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या थे? पहली अनुसूची में था संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब जब जो हम लोगों का पहली अनुसूची है, जब पूछे जाते हैं कि पहली अनुसूची में किसका विवरण दिया गया है, पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का दिया गया। देखिए दोस्तों बच्चों ये जो अनुसूचियां हैं उनका क्रम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये जो क्रम है उससे, जैसे पहली अनुसूची है तो पहली अनुसूची में किसका विवरण दिया गया है इसको लिंक करने के लिए आता है क्वेश्चन। ये अधिकतर क्वेश्चन आते हैं और इसी में व्यक्ति को फंसाया जाता है। जितने स्टूडेंट हैं, जितने कंपटीटर हैं, जितने एग्जाम में बैठते हैं बच्चे, उनको इन्हीं क्वेश्चनों के द्वारा मतलब मेल मिला। सबसे टफ क्वेश्चन जो आता है मेल करने का ही आता है, उससे बच्चों को फंसाया जाता है। कई अनुसूचियाँ दे दी हैं, उनसे रिलेटेड पॉइंट दे दिए और मिलाने के दे दिए, या एक तार्किक रूप से 4 विकल्प दिए गए हैं मिलाने वाले, उनमें से एक गलत है तो वो क्रम गलत बताना रहता है। ठीक। चलिए अब देखिए मूल रूप से कितनी पहली अनुसूचियाँ कितनी है? 9। पहली अनुसूची है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक। इसका ये हुआ। अब कितने संघ हैं? 9 संघ हो गए हैं और 28 राज्य हो गए। जो संविधान संशोधन हुआ था लास्ट टाइम, जिसमें जम्मू कश्मीर को
अलग करके एक लद्दाख डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, जम्मू कश्मीर बनाया गया है। उससे उससे कितनी संघ हो गए, 9 संघ हो गए और 28 राज्य हो गए। ठीक, अब दूसरी अनुसूची है। दूसरी अनुसूची में किसका विवरण दिया गया है, वेतन और भत्ते और पेंशन। कुछ पदाधिकारी होते हैं, जो कुछ पद हैं जिनको वेतन और भत्ते और पेंशन जो है का विवरण जो है दूसरी अनुसूची में दिया गया, वो उसका विवरण कहीं और ना देके उसको अनुसूची में ही शामिल कर लिया गया है, वो है दूसरी अनुसूची। ठीक है, पहली अनुसूची संघ और उसके राज्य, दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ते। और वेतन और भत्ते और पेंशन जो है वो किन किन को दिया गया है, किन किन को दिया गया है, राष्ट्रपति, राज्यपाल। ठीक, देखिए कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेतन भत्ते और पेंशन जो है वो दूसरी अनुसूची में किन किन का विवरण दिया गया है, किन किन का व्याख्या की गई है। तो राष्ट्रपति को दी जाती है, राज्यपाल को दी जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दी जाती है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को दी जाती है, विधानसभा सभापति और उपसभापति को दिया जाता है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को दिया जाता है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दिया जाता है, परिषद विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को दिया जाता है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाता है, और किसको दिया जाता है, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। तो देखिएगा, आप इस पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके या कहीं आप अपने कॉपी में इस सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। देखिए इसमें अगर आप लिखने पे आएंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा, पूरा पेज भर जाएगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति। अब राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति का पद तब आता है जब राष्ट्रपति नहीं रहता है, ठीक है, तो वो अभी सभापति के रूप में ही लिए जाते हैं। ठीक, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक, और भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। नियंत्रक और महालेखक परीक्षक एक ये अलग जोड़ दिया गया है। ठीक, इस तरह दूसरी अनुसूची में क्या विवरण दिया गया, पेंशन भत्ते और वेतन। ठीक, किनके किनके ये सब हम डिस्कस कर लिए। ठीक, अब आते हैं तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में जो है वो पहले तो पैसे की बात हो गई, अब दूसरी बात हुई शपथ की। भैया संघ और उसके राज्य क्षेत्र बन गए, देश बन गया। अब देश में कुछ पदाधिकारी बने, तो उन्होंने कहा पहले वेतन बताओ। ठीक है, पहले वेतन बताओ, फिर उसके बाद शपथ अपथ की बात करना। तो अब वेतन बताए, इन चार जितने पद थे, राष्ट्रपति जितने नेता थे हमारे, राष्ट्रपति राज्यपाल जितने मेन हैं अपने हर पद में। ठीक है, कहीं भी किसी भी संस्थान, जैसे संसद में है, संसद में लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये मेन होते हैं, फिर राज्यसभा में उसके अध्यक्ष सभापति उपसभापति। इस तरह जो जो मेन थे उन्होंने अपने वेतन भत्ते और पेंशन की बात की। जब उन्होंने ये बात कर ली तो तीसरी अनुसूची में उन्होंने क्या कहा भैया अब शपथ करवाओ। तो शपथ और प्रतिज्ञान करवाया का प्रारूप बनाया गया। शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप जब बनाया गया तो उसमें कई लोगों की शपथ की भी बात करी गई। किसकी बात की, संसद के सदस्यों की और संघ की मंत्रियों की। जो मंत्री पद होंगे और जो सदस्य होंगे उनकी शपथ का प्रारूप कैसा होगा और प्रतिज्ञान कैसा होगा, वो संसद के सदस्यों और संघ के मंत्रियों के लिए था, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए था। ठीक, राज्य विधानमंडल के सदस्यों और मंत्रियों का था, और भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का था। इन सबके जितने शपथ और प्रतिज्ञान होते हैं, जो शपथ बनते हैं, शपथ उनका प्रारूप जो होता है वो बनता है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप बताया गया है। अब वो प्रारूप जो है वो किन किन के लिए लागू होता है, संसद के सदस्यों का। ठीक, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, संघ के मंत्रियों जो मंत्री पद ग्रहण करते हैं उनके लिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए। ठीक, फिर राज्य विधानमंडल, जो हम लोगों के राज्य विधानमंडल होती हैं, विधानसभा विधान परिषद, उन विधानमंडल के सदस्यों और मंत्रियों के लिए। ठीक, और एक भारत के नियंत्रक और मेल महालेखक परीक्षक का विवरण दिया गया। अब किसको नहीं दिया गया है, किसको नहीं दिया गया है, किसको नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसमें किसको नहीं दिया गया है, राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति,
राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश, इन तीनों का नहीं दिया गया है इसमें शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप। ठीक है, शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप इनमें नहीं दिया गया है। अब चौथी अनुसूची में बात करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति का विवरण नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति का विवरण जो है शपथ का प्रारूप इसमें नहीं दिया गया। इस अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति का विवरण दिया गया। इनका एक अनुच्छेद के माध्यम से शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप बताया गया। अब चौथी अनुसूची में आते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब भैया जब क्लियर हो गया कि ऐसा है, हमारा संविधान में अनुसूचियाँ बता दी गई, उनके वेतन भत्ते बता दिए गए, शपथ पात्र हुए, तो कहें भाई अब हमको सीटें भी तो दो, सीटें भी दो। जब उनको चौथी अनुसूची में ये बताया गया कि भैया अब तुमको सीटें भी दी जाएंगी, तो राज्यसभा में जो सीटें हैं, राज्यसभा में, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया। जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अभी तक 245 सीटें हैं। ठीक, अब आते हैं पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण। जो क्षेत्र अनुसूचित जात के हैं और अनुसूचित जनजाति के हैं, उनका प्रशासन और नियंत्रण एक अलग लॉबी के आधार पर किया जाएगा। ये पांचवी अनुसूची में बताएगा। उनके लिए विशेष रूप से प्रशासन करने की एक चीजें बताई गई हैं। ठीक है, नियम का बताए गए हैं पांचवी अनुसूची में। अब आते हैं, ये पांचवी और छठी अनुसूची है वो विशेष रूप से अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए बताई गई। छठी अनुसूची में, जो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति को बचाया गया था, छोड़ा गया था, उसमें असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम जो 4 डिस्ट्रिक्ट वो थे, स्टेट, उनमें जो जनजातियों का प्रशासन है उसके लिए एक अलग से विशेष पैनल बनाया गया, विशेष रूप से नियम बनाने को दिया गया। ये छठी अनुसूची में बताया गया। छठी अनुसूची में क्या बताया गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों के प्रशासन का जो विवरण है, जो व्याख्या है, जो रूल है, वो सब छठी अनुसूची में बताया गया। तो पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची में जनजातियों का वर्णन है, जिसमें जो पांचवी में है वो सभी को किया गया है। छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये क्वेश्चन पूछता है कि छठी अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा दे दिए और चौथा नहीं दिए, मिजोरम, किसी और स्टेट का नाम दे दिए, तब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए चारों स्टेट का नाम याद कर लीजिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सातवीं अनुसूची में, अब सातवीं अनुसूची में क्या कहता है? सातवीं अनुसूची जो थी, संघ और राज्यों की शक्तियों का विभाजन है। क्या हुआ कि भैया सब कुछ तो डिवाइड हो गया, सब कुछ हो गया, अब हम संघ क्या करेगा, राज्य क्या करेगा, उन दोनों में जो विकल्प बनेगा वो कौन करेगा? इनके लिए संघ और राज्यों की शक्तियों के विभाजन किया गया, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो संघ सूची में 97 विषय थे, 97 विषय में संघ कानून बना सकता है। वर्तमान में अभी क्या है, जब संविधान लागू हुआ था तब की बात बता रहे हैं। अब वर्तमान में 100 है, वर्तमान में 100 विषय हैं संघ सूची के अंतर्गत, जो आपके 97 विषय जो वर्तमान में 100 विषय हैं। ठीक है, उसी तरह राज्य सूची में 66 विषय थे वर्तमान जब संविधान लागू हुआ था, लेकिन अभी 61 विषय हो गए। जो 5 विषय हैं वो आपके कुछ समवर्ती सूची में आ गए, कुछ संघ सूची में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इसका हम आपको इसी संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची में आप देखेंगे। देखिए, संघ सूची में संघ कानून बना सकता है, राज्य सूची में राज्य जो विषय दिए गए हैं वो राज्य कानून बना सकता है, राज्य कानून। अब समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं 47, जो अब हो गए हैं 52। ठीक है, इन विषयों 52 विषयों, वर्तमान में 52 है। ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि समवर्ती सूची में मिलाप पे पूछ जाता है, या ऐसे क्वेश्चन में समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषयों पर कानून बनाया जा सकता है, तो 52। ठीक है, इसी तरह
राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषयों पर कानून बना सकता है, 61। तो ये सब बताए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपकी समवर्ती सूची में हो गए विषय, ठीक है। तो ये संघ सूची के समवर्ती सूची में विषय पे कानून जो बना सकता है वो राज्य भी बना सकता है, संघ भी बना सकता है। कुछ ऐसे विषय होंगे जैसे जनसंख्या का, तो वो राज्य भी बना सकता है और संघ भी बना सकता है। शिक्षा का है तो उन विषयों पर संघ भी समवर्ती भी बना, राज्य भी बना सकता है और संघ भी होता है। ये मतलब कॉमन विषय। लेकिन अगर एक ही विषय पर कानून बना रहे हैं, तब अगर राज्य भी बना रहे हैं, संघ भी बना रहे हैं, तो संघ को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है उस विषय पे कानून बनाने, और राज्य को उसे फॉलो करना पड़ता है। हाँ, इस राज्य में अगर कुछ अच्छी चीज़ है तो उसको संघ अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन राज्य उसे अकेले लागू नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये जितने विषय हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ एक PDF के फाइल में, देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में। चलिए अब आते हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। क्या है? भाषाओं का। अभी इतना हो गया है, अब भाषाओं का वर्णन है। वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषा है जो हमारे देश में है। हमारा देश आप लोग जानते ही हैं, हम अपने देश में कई ऐसे प्रदेश हैं, कई ऐसे हैं जिनकी अलग अलग भाषाएं होती हैं। और ये तो आप जानते हैं कि हर 9 किलोमीटर में 3 कोस में एक भाषा बदल जाती है। आप जानते ही हैं पानी और भाषा दोनों बदलती है। ये तो एक कहावत पहले से पूर्वजों ने हमारे बताए रखी है। लेकिन 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है कि सभी पूरे देश में जितनी भाषाएं थीं उन भाषाओं को कवर करने की कोशिश की गई और उनका विवरण देने की कोशिश की गई। पहले मूल रूप से कितनी बताई गई थी? 14 भाषाएं। कितनी? 14 भाषाएं। अब कितनी है? अब है आपकी 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं ये जो 14 से जो 22 हुई हैं उनमें कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते हैं। तो 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। तो क्रम है सिंधी, फिर ठीक। अब दूसरी जो संविधान संशोधन जोड़ा गया था 1992 में, दूसरी जो संविधान संशोधन किया गया था 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। तो 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी भाषा जोड़ी गई थी। अब तीसरा आता है 2004 में। 2004 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? संथाली, डोगरी, मैथाली और बोडो। संथाली, डोगरी, मैथाली और बोडो, तो ये भाषाएं जोड़ी गई थी। तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे पूछ लिया जाता है कि सिंधी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये क्रम बोल दिया जाता है। 71वें संविधान 1992 में कौन सी भाषाएं संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से यही सही रहेगा और बाकी उसमें थोड़ा फेरबदल कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं 9वीं अनुसूची में। तो ये समझ रहे हैं ना आप लोग कि ये 3 संविधान संशोधन हुए हैं 1967 में, 1992 में, 2004 में। कौन से? 21वें संविधान संशोधन, 71वें और 92वें। कौन सी भाषा जोड़ी गई है? सिंधी, 71वें में कोंकणी, नेपाली, मणिपुर और 92वें में संथाली, डोगरी, मैथाली और बोडो, ठीक। अब 9वीं अनुसूची में आते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है? अधिनियम और विनिमय के विधि मान्यकरण का उपबंध है। यानी जो भी हम लोगों के अधिनियम बनेंगे या विधि मान्य बनेंगे उनका सबका हम लोग का विवरण दिया गया है, विधि मान्य का। ये जो है सम्मिलित विषय जो होंगे वो न्यायालय में चुनौती नहीं दिए जा सकते हैं। जैसे कभी क्या होता है कि जमीन की जरूरत पड़ती है सरकार को, तो वो उसे अडॉप्ट करता है लोगों से, ठीक है। तो उस का विवरण दिया गया है। अधिमान्य और विनिमय के विधि मान्यकरण का उपबंध दिया गया है, ठीक है।
प्रथम संशोधन 1951 द्वारा प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। जब देश को जमीन की जरूरत पड़ने लगी तो ये अनुसूची में अडॉप्ट किया गया, 9वीं अनुसूची में, और ये बनाया गया कि आप अधिनियम और विनिमय के माध्यम से किसी चीज को भी विधि मान्यकरण कर लिया सकता है, उसको अडॉप्ट कर लिया जा सकता है। ठीक है, 284 अधिनियम बनाए गए थे। अब आते हैं 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदली संबंधी कानून बनाया गया था। देखिए क्या होता था 1985 में के पहले सरकारें आती थी जाती थी। सरकारों में क्या होता था कि जैसे जो बिकने लगे थे, नेता लोग बिकने लगे थे, या फिर ये कहा जा सकता है कि नेता कन्वर्ट होने लगते थे। कई सारी पार्टियां लड़ती थी और जिस पार्टी में बहुमत होता था तो वो दूसरी पार्टी का उसको मिल जाता था। कब? जब जीतने के बाद उस पार्टी से जीत गया और मिल गया किसी और पार्टी में, बल्कि सामूहिक रूप से पार्टी नहीं मिल रही है, उनके सदस्य मिलने लगते हैं दूसरी पार्टी में और बहुमत देने लगते हैं उसको। तो उस कंडीशन में क्या किया गया कि दल बदल का कानून जो है लाया गया, जिससे वो पार्टी अगर समर्थन देना चाहे तो दे सकती है, लेकिन सदस्य समर्थन नहीं दे सकते। सदस्य तभी समर्थन दे सकते हैं जब आप पहले चुनाव से पहले ही किसी पार्टी में आप सम्मिलित हो जाएं और उसके बाद चुनाव लड़ें, तब आप समर्थन उस रूप से दे सकते हैं। लेकिन जीतने के बाद, किसी पार्टी से जीतने के बाद दूसरी पार्टी को आप सदस्य के रूप में नहीं दे सकते समर्थन। इस कानून को खत्म करने के लिए, दल बदली संबंधी कानून को खत्म करने के लिए 92वां संविधान संशोधन किया गया। 52वां जो है संविधान संशोधन किया गया 1985 में। कब? 1985 में। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। ये सन पूछे जाते हैं, संविधान संशोधन पूछे जाते हैं, कौन सी अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, ये इसका क्रम पूछा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको काफ़ी अच्छी तरीके से 1 या 2 बार रिवीजन के रूप में देख लीजिएगा। इससे अक्सर ये क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है, अब 11वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों को शक्ति तथा प्राधिकरण दिया गया। 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है भाग 9 का में, वो क्या किया गया था? वो 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या किया गया था? पंचायतों का प्रशासन लाया गया था। ठीक है, पंचायतों का प्रशासन लाया गया था। अब पंचायतों का प्रशासन जब क्या हुआ था, वो हम लोगों का अभी तक तो राज्य तक सीमित था, लेकिन जो गांव में और कस्बों में कानून उतनी अच्छी तरीके से नहीं पहुंच रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि एक लोकल बॉडीज क्रिएट करने की कोशिश की। तो उसको क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या किया? पंचायतों का गठन किया। पंचायतों का जो गठन किया 1992 में 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायतों की शक्ति तथा उनका प्राधिकरण को अनुसूचियों में अडॉप्ट किया गया और 29 विषय दे दिए गए उनको कि इन 29 विषयों पे आप काम करेंगे। ठीक, कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन 1992। किस भाग में जोड़ा गया? भाग में भी जोड़ा गया है, भाग 9 का में जोड़ा गया है। ठीक, अब आता है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्ति गई, गांव को हो गया। अब शहरों में भी प्रशासन की जरूरत थी, तो शहरों में प्रशासन के लिए नगर पालिका की शक्ति दी गई। नगर पालिका की शक्ति ऐड की गई। वो कब किसमें की गई थी? भाग 9 का में, भाग 9 खा में किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? शहरी स्थानीय निकायों में 18 विषय दिए गए जिन पे उन्हें काम करना था। ठीक, 18 विषयों पे उनको काम करना था, तो उन्हें 18 विषय बताए गए और पंचायतों को 29 विषय बताया गया। और संविधान संशोधन किसमें किया गया? संविधान संशोधन किया गया 74वें संविधान संशोधन 1992 में। तो देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है, कोई ऐसा फैक्ट नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी इम्पोर्टेंट ना हो। सभी से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट है। मैंने इतना समराइज करके, ऐसे तो मैं पूरी रामकथा पढ़ा दूँ, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि हमें परीक्षा एग्जाम में क्रैक करना है। इस परीक्षा एग्जाम में जो एग्जाम पेपर होते हैं उनको क्रैक करने के लिए आप सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन सेंस, इम्पॉर्टेंट तो देखा जाए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सार पढ़िए। ठीक है, पूरी रामकथा, और बाकी उसका कोई चित्त नहीं बनता कि आप पूरी अनुसूचियों को पूरा विवरण पढ़िए, कितनी है इसमें राष्ट्रपति और ये सबका विवरण पढ़ें। ये आगे हम पढ़ाएंगे, वो अलग चीज़ है राष्ट्रपति के बारे में। लेकिन इसके अंदर अब अनुसूची में
कम से कम आधा पेज तो यही भर दिए होंगे। ठीक, तो आप वो चीज़ें पढ़िए जो फैक्ट वाइज है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा जिससे आपको और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।